किसी दूर गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। राघव एक बेहद नेक दिल और परोपकारी व्यक्ति होता था। उसके पास भले ही खुद के लिए कुछ न हो, लेकिन वह इतनी भरी ठंड में दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहा करता था। इस बार पूरे गांव में ठंड ने अपना कहर बरसा रखा होता है। गांव में हर कोई इस भरी सर्दी से परेशान था। ना तो कहीं काम के लिए जा पा रहे थे और ना ही खेती का काम कर पा रहे थे। ठंड भी इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि घर से बाहर निकलने पर हाथ पैर बर्फ की तरह जम जा रहे थे। एक दिन सुबह सुबह जब राघव खाना खाने बैठा होता है, तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आ जाता है जो ठंड के मारे कांप रहा होता है। बेटा, कल से भूखा हूं, कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। अरे काका, अंदर आओ ना। तुम मेरे साथ बैठकर खाना खा सकते हो, आ जाओ अंदर। अरे बेटा, ये थोड़ा सा तो खाना है और हम दो हैं। इतना खाना तो एक व्यक्ति का पेट ही भर पाएगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो तुम खा लो। तो आप ये सारा खाना खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा। इतना कहकर राघव ने अपनी थाली भिखारी की तरफ कर देता है। भिखारी खाना खाकर राघव को ढेर सारा आशीर्वाद देता है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। इस भरी सर्दी में आजकल ऐसे भला व्यक्ति कहाँ मिलता है। तुम्हारा भला हो बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। इतना कहकर भिखारी वहां से चला जाता है। लेकिन राघव को भी भूख बहुत जोरों से लगी थी। चलो कोई काम देख लेता हूं। भगवान कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो करा ही देगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब राघव काम की खोज में घर से निकल पड़ता है। रास्ते में राघव को उसी के गांव का व्यक्ति सुरेश मिल जाता है। अरे क्या हाल है सुरेश भाई, सब ठीक तो है? ये अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ राघव, अभी 10-15 बोरियां और लानी है, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। राघव, हर तू थोड़ा हाथ बटा देता तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा और एहसान भी हो जाएगा तेरा। अरे क्यों नहीं, चलो सुरेश भाई, मैं तैयार हूं। अरे मैं इस भरी सर्दी में काम नहीं आऊं तो मेरा होना इस गांव में बेकार है। ठीक है, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचवा देता हूं। उसके बाद सुरेश मन ही मन में खुश होकर सोचने लगता, राघव तो बड़ा ही बेवकूफ है और इससे बेवकूफ बनाना भी बहुत आसान है। चलो, इसी बहाने मेरी मदद भी हो जाएगी और थोड़ा हाथ पैरों को आराम भी मिल जाएगा। राघव खुशी खुशी सुरेश की मदद के लिए तैयार हो जाता है। सुरेश अब राघव से कई सारी बोरियां खेत से घर रखवा लेता है, लेकिन राघव तो भूखा था। उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अब बोरियां रखने के बाद सुरेश राघव से कहता है, शुक्रिया राघव, अगर तू ना होता तो मुझे तो रात ही हो जाती इन बोरियों को ढोते ढोते। लेकिन कई घंटे बोरियां ढोने के बाद भी सुरेश ने उसे कुछ खाने को नहीं दिया होता है। भूख के कारण राघव लाला की दुकान से उधारी पर राशन लेकर घर जाकर खाना बनाकर खा लेता है। अगली सुबह राघव को अपने दरवाजे के बाहर किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही होती है। राघव बाहर जाकर देखता है तो पड़ोसी नरेश को अपनी पत्नी रीता के साथ मारपीट करते देखा। नरेश, ये क्या कर रहे हो? अपनी पत्नी पर हाथ उठाना ठीक नहीं। अरे ये मेरी पत्नी है, मेरी मर्जी में उसे मारूं या ना मारूं, इससे तुझे क्या? तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख नरेश, ऐसे सुबह
सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। अरे बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। जरूर ये रीता से दारू के लिए पैसे मांग रहा होगा। रीता के पास देने के लिए पैसे नहीं होंगे, इसी कारण रीता को पीट रहा होगा। अरे बुढ़े चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझा? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं रही। अरे मैं तो तेरे बाप की उम्र का हूं, कुछ तो शर्म कर। अरे मैंने थोड़ी कहा था तुम लोग हम दोनों के बीच में बोलने को। अरे तुम सभी अपना अपना काम करो जाकर। इतना कहकर नरेश फिर से अपनी पत्नी रीता को मारने वाला ही होता है। तभी राघव उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। बिल्कुल ठीक किया राघव, बेटा ये इसी के लायक है। अरे सुबह सुबह इतनी सर्दी में अपनी पत्नी को पीट रहा है, कुछ तो शर्म कर। गांव के सारे लोग मिलकर नरेश को वहां से भगा देते हैं। गांव के सारे लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से एक बूढ़ी औरत राघव से कहती है, बेटा राघव, सच में तू बहुत ही नेक दिल है। हर किसी की मदद करता है और हर किसी का भला चाहता है। हम गांव वाले बस इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच तू ही बने, ना कि वो लुटेरा रामलाल। अरे बेटा, रामलाल इतना कंजूस है, ना तो गरीबों को पूरा राशन देता है और ना ही इतनी भरी सर्दी में आग जलाने के लिए लकड़ियां देता। गरीबों का राशन बड़े लोगों को बेचकर अपना पेट ही भरता रहता है। बेटा, उस रामलाल के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उससे कुछ बात बताने की तो कोई उसके सामने मुंह भी खोलने की हिम्मत नहीं रख पाता है। राघव हर किसी की हर तरह से मदद किया करता था, जिस वजह से गांव के लोग राघव को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला कर लेते हैं। उसके बाद सरपंच तक ये बात पहुंच जाती है कि सब गांव वाले राघव को अगला सरपंच बनाने का फैसला कर रहे हैं। जब सरपंच रामलाल तक ये बात पहुंचती है तो रामलाल आग बबूला हो उठता है। क्या गांव वालों की इतनी हिम्मत जो मेरे खिलाफ किसी और को सरपंच बनाए? इस भरी सर्दी में सभी को खाने के लाले पड़े हैं और उस भिखारी राघव को अपना नया सरपंच बनाने का सपना देखा रहे हैं, जिसके पास खुद के लिए एक वक्त का खाना नहीं हो पाता है, और ये गांव वालों को किया ही देगा। इन गांव वालों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मेरे मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए सरपंच तो राघव ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा मालिक, नहीं तो राघव आपकी कुर्सी छीन ही लेगा। हाँ, रामलाल अब सोच में पड़ जाता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा राघव हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाए। कुछ समय बीतने के बाद गांव वाले अगले चुनाव में राघव को सरपंच बना देते हैं। राघव को सरपंच बनाने के बाद ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन जब राशन देने की बारी आती है तो रामलाल बड़े ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है, जो राघव को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। अरे बेटा, तुझे सरपंच बना देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन पूरा तो मिलेगा और अच्छा भी। हाँ दादी माँ, इस बार सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का सरपंच जो बनाया है, और मैं इसे अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करिएगा। अगले दिन जब गांव में राशन बांटा जाता है तो गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिल रहा होता है। वरना रामलाल सरपंच तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता था। लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच राघव ने राशन में मिलावट करके गांव वालों को बांट दिया है। फिर सभी गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा होकर राघव से कहते हैं, अरे हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया,
और तुमने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। राघव, हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। राशन में मिलावट करके मिला क्या तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, फिर तुमने राशन में मिलावट क्यों किया? इतनी मिलावट तो रामलाल सरपंच भी नहीं करता था। लगता है हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत ही फैसला ले लिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो काका। राघव, तुम अभी इस गांव से निकल जाओ। तुम इस गांव के सरपंच रहने लायक ही नहीं हो। ये सारी बातें चल ही रही होती है कि तभी वहां रामलाल सरपंच आ जाता है। अरे हाँ हाँ, इसे अभी के अभी इस गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हम सभी गांव वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब राघव को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं। रामलाल सरपंच और उसका नौकर ये देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि ये सब किया तो इन दोनों का ही था। अब राघव गांव से निकलने के बाद बहुत दूर आ चुका होता है। फिर वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों की मैंने इतनी मदद की और खुद से पहले उनके बारे में सोचा, आज उन्हीं गांव वालों ने मुझे उसी गांव से निकाल दिया। और राशन में भला मैं मिलावट क्यों करूंगा? यदि मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की तो फिर यह काम किसका हो सकता है? मुझे लगता है यह सरपंच का काम ही होगा। कोई बात नहीं, मेरे कहने पर भी गांव वालों ने मेरी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, मैं भी इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। इधर सरपंच अपनी चाल चलकर राघव को गांव से निकलवा देता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। सभी गांव वाले फिर से रामलाल को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी राघव धोखेबाज लगता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। राघव का किसी को अता पता भी नहीं होता है। एक दिन जब सरपंच का नौकर रास्ते से घर आ रहा होता है, तभी वहां दो व्यक्ति को बातें करते सुनता है, जो राघव के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अगले दिन नौकर घबराकर रामलाल सरपंच से कहता है, मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बातें करते हुए सुना था कि वो दोनों राघव के बारे में बात कर रहे थे कि वो जंगल में टूटी फूटी झोपड़ी है ना, उसी में राघव ने आत्महत्या कर ली थी। और ये करीब 3 दिन पहले की बात है। अरे, ये तो तूने बहुत ही अच्छी बात सुनाई है। इसका मतलब है मेरे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट चुका है। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मालिक, ये बात तो गांव वालों को भी पता है। ना जाने उन्हें तक ये बात किसने पहुंचाई थी। हो सकता है उन्हीं लोगों ने पहुंचाई थी जो रास्ते में बातें कर रहे होते थे। और ये गांव वाले भी बहुत ही मतलबी हैं। राघव ने गांव वालों का कितना साथ दिया, और गांव वाले भी यही कहेंगे कि राघव ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली होगा। अब गांव वालों के साथ साथ रामलाल को भी अब पूरा यकीन हो चुका था कि राघव की मृत्यु हो चुकी है। कुछ दिनों के बाद जब सरपंच अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होता है, तभी राघव सरपंच के सामने आ जाता है। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था। फिर रामलाल अपने नौकर से कहता है, अरे सामने देख जरा, इतनी भरी सर्दी में कौन खड़ा है? मालिक, मुझे तो ऐसा लग रहा है सामने कोई और नहीं बल्कि राघव ही खड़ा है। मतलब कि राघव नहीं, राघव का भूत खड़ा है। मालिक, ये राघव का भूत ही लगता है। ये हम दोनों से बदला लेने आया है। मैं तो चला यहां से, मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। मेरे 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं। रामलाल का नौकर इतना कहकर वहां से भाग निकलता है। अबे, मुझे कहां छोड़कर जा रहा है तू? अरे राघव, माफ कर दे मुझे। जो तुझे चाहिए मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। पैसा, घर, जमीन, जो तुझे चाहिए वो सब ले ले। बस मुझे मारना मत राघव। अरे रामलाल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, और सारे गांव वालों के सामने तूने मुझे बदनाम किया था ना। अब तुझे तभी छोड़ूंगा जब ये सारा सच गांव वालों के सामने बोलेगा। अरे हाँ हाँ, मैं गांव वालों के सामने सारा सच बोलने के लिए तैयार हूं। बस मुझे मारना मत राघव।
अब रामलाल रात के समय ही गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद रामलाल सबके सामने सारा सच बता देता है कि मैंने ही राशन में मिलावट की थी, ना कि राघव ने। राघव तो बेकसूर हैं। उसके बाद राघव ने भी अपनी झूठी आत्महत्या के बारे में सभी गांव वालों को सच बता देता है। आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपनी आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं और आप सभी को सच का पता चल सके। और अब देखो, चोर आप सभी के सामने है। मैंने हमेशा लोगों का भला ही किया था और ये गांव मेरा भी है। मैं इस गांव का कभी बुरा नहीं चाहूंगा। उसके बाद गांव वाले रामलाल को गांव से निकाल देते हैं और रामलाल की जगह राघव को फिर से गांव का सरपंच बना देते हैं। इसके बाद फिर राघव से सभी गांव वाले माफी मांगने लगते हैं कि वो रामलाल की बातों में आ गए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल देते हैं। अगले दिन से राघव ने गांव का जिम्मा संभाल लिया होता है और सबके भले के लिए काम करने लग जाता है। राघव के नेतृत्व में गांव में विकास और खुशहाली आने लगी थी। अब लोगों ने महसूस किया कि सही इंसान को चुनना कितना जरूरी होता है।